हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट की 60 महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। अगर इस हफ्ते में हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग अगले हफ्ते में फुल प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अधिक मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है अयोगवाह और डी है उच्छिष्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह। अनुस्वार एवं विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, बी है भाववाचक, सी है जातिवाचक, डी है समुदायवाचक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। सुंदरता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसू किस कवि की कृति है? आंसू किस कवि की कृति है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा और डी है सुमित्रानंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद की गोदान और गबन ईदगाह भी इनकी प्रमुख रचना है। अगर महादेवी वर्मा की बात करें तो यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी और रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र। अगर हम सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो सुमित्रानंदन को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वीणा और पल्लव इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हलंत वर्ण कहलाते हैं। हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है स्वरयुक्त व्यंजन, बी है स्वर रहित व्यंजन, सी है संयुक्त व्यंजन, डी है शुद्ध स्वर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर रहित व्यंजन। हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं स्वर रहित व्यंजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजपुरुष में कौन सा समास है? राजपुरुष में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है दिगु और जो डी ऑप्शन है वो है हमारा बहुब्रीहि। तो राजपुरुष का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा राजा का पुरुष। राजा का पुरुष। तो जब किसी समास का समास विग्रह करने पर उसमें कारक चिन्ह आते हैं तो कौन सा समास होता है? वो तत्पुरुष समास होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। कर्मधारय कब होता है? जब किसी की कोई विशेषता बतलाई जाती है या विशेषण शब्द उसमें आते हैं तो कर्मधारय होगा। दिगु कब होगा? जब किसी संख्या की बात की जाए, जैसे चौराहा कहा जाए या 3, 4, 5 ऐसे संख्याओं का जिसमें बोध हो तो दिगु समास होगा। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जब किसी समास का एक विशेष अर्थ निकलता है तो वहाँ पे कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, य, र, ल, व। य, र, ल, व कौन से व्यंजन होते हैं? य, र, ल, व कौन से व्यंजन होते हैं हमारे? ऑप्शन नंबर ए है ऊष्म व्यंजन, बी है स्पर्श व्यंजन और सी है अंतस्थ व्यंजन और डी है संयुक्त व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, या अलावा कौन से व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की तो स, खटकोड़ वाला सा और हा, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, इन सबके 5-5 मिला के जो 25 वर्ण बने वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन य,
र, ल और व ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और स्र ये चार कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है उपरोक्त, बी पे लिखा है उपर्युक्त, सा पे लिखा है उपर्युक्त और डी पे लिखा है ऊपरयुक्त। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उपर्युक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उपर्युक्त। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, बी विष्णु प्रभाकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण की गुप्त की एक और रचना है पंचवटी, ये भी बहुत पूछी जाती है। पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयशंकर प्रसाद की हम पढ़ चुके हैं, आंसू, लहर, झरना इनकी रचनाएं हैं। अजातशत्रु इनका नाटक है। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो आवारा मसीहा इनकी एक जीवनी है जो बहुत फेमस है। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो उर्वशी और वैदेही वनवास बहुत फेमस रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है दूध बतासा, बी है शिशु भारती, सी है पल्लव, डी है झरना। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्लव। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, वाक्य का गुण नहीं है। वाक्य का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सार्थकता, बी है योग्यता, स है उद्देश्य और डी है क्रमबद्धता। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, बी है महादेवी वर्मा, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी ज़्यादातर मतलब रचनाएं जो हैं वो प्रकृति से रिलेटेड करी हुई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हलंत वर्ण कहलाते हैं। हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा स्वर रहित व्यंजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं। अनुच्छेद लेखन की कौन कौन सी शैलियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है भावात्मक, बी है समास शैली, सी है व्यंग शैली, डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुच्छेद लेखन में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया जाता है, समास शैली का भी प्रयोग किया जाता है और व्यंग शैली का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। मैं सुमन हूँ इस कविता के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है सोहनलाल द्विवेदी, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और डी है हरवंशराय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। मैं सुमन हूँ इस कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कोई
एक अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अहिल्या, बी है पूजनी, सी है कवयित्री और डी है प्रथम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूजनीय। पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है। ठीक है, आधा जा और या लगा के पूजनीय होता है। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, पूजनीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा। मेरा नाम मोहन है, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है मम नाम मोहना अस्ति। मम नाम मोहना अस्ति, इसमें हलंत नहीं लगा है। बी है मम नामः मोहना अस्ति। मम नामः मोहना अस्ति, इसमें हलंत लगा है, उच्चारण भी सही हो रहा है। दूसरा अहम, अहम माने मैं होता है, अहम नाम मोहना अस्ति। ठीक है, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है मया नाम मोहना अस्ति। मया माने होता है हम सबका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मम नामः मोहना अस्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना क्या कहलाता है। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है, जिसे हम सुनकर लिखते हैं। ठीक है, श्रुतलेख हो गया। बी है ऑप्शन नंबर बी सुलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, हम जितना सुंदर लिख पाए वो सुलेख कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है अनुलेख। अनु प्लस लेख, अनु मीन्स होता है पीछे, लेख मीन्स होता है लिखे, लिखना। पीछे या बाद में जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। इमला क्या होता है, जिसमें हम वर्तनी का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, मात्राओं का वर्तनी का विशेष ध्यान रखते हैं, वो इमला कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुलेख। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर बी साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, हमेशा आता भी है, तो इस पर ध्यान रखना भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्वराघात, बी है लय, सी है गति, डी है विराम चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वराघात। स्वराघात क्या होता है, जब हम किन्हीं ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो किस ध्वनि पे हमें ज़्यादा समय देना है, किस ध्वनि पे कम समय देना है, इसको क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। ठीक है, अगर पा वर्ग आ जाता है तो अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जा, बी है म, सी है गा और डी है शा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, आवारा मसीहा इसके लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु प्रभाकर, बी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी है शिव पूजन, डी है विष्णु गुप्त। तो विष्णु गुप्त की पंचतंत्र है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो आवारा मसीहा किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब काव्य की बात आती है तो कविता में हम विशेष रूप से रस छंद अलंकार प्रयोग तो सबका करते हैं, लेकिन उस कविता को पढ़ने के बाद हमें कैसी अनुभूति होती है ये हमें किससे पता चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन काव्य की आत्मा है, ऑप्शन है ए रस, बी है छंद, सी है अलंकार, डी है उपरोक्त सभी। तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रस। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बिहारी, बी है सूरदास,
सी है कबीर, डी है तुलसीदास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कबीर को ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कहा जाता है। तुलसीदास ये राम भक्ति शाखा के थे। सूरदास श्री कृष्ण भक्ति शाखा के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देवेंद्रा में संधि है। ठीक है, देवेंद्रा में संधि है। ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है यण संधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणा, आद गुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तुम अपने कार्य में सफल रहो, तुम अपने कार्य में सफल रहो, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा ए इच्छावाचक, बी है संकेतवाचक, सी है आज्ञावाचक, डी है संदेहवाचक। तो तुम अपने कार्य में सफल रहो, इसमें क्या है? इच्छा व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा स्वच्छ, स्वच्छ शब्द का अर्थ है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो इसमें छतरी वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो ऑप्शन नंबर ए है साफ सुथरा, बी है छाती, सी है कंधा और डी है सुंदर आंख। तो स्वच्छ छतरी वाले छा वाले इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदर आंख। अगर हम स्वच्छ का इसका विच्छेद करें, स्वच्छ शब्द का विच्छेद करें तो इसका होगा सु प्लस चक्षु, सु प्लस चक्षु, इसका मतलब हो जाएगा सुंदर आंख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा, डी है समुदायवाचक संज्ञा। तो सुंदरता क्या है? ये एक भाव है, विशेषता है। ठीक है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सूर्योदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए है गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है अनुस्वार, डी है वृद्धि संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। ठीक है, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ठीक है, तो अव्ययी भाव होता कहाँ पे है? जब किसी शब्द के शुरुआत में कोई अव्यय या विकारी शब्द जुड़ा होता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। सज्जन, ऑप्शन नंबर ए है सज्जन, बी है प्रत्येक, सी है गजारूढ़, डी है द्विपाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक। अगर प्रत्येक का हम समास विग्रह करें तो क्या होगा? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रभु, बी है प्रणाम, सी है प्रतिष्ठा, डी है प्रकांड। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रभु। प्रभु नहीं होता है, प्रभु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आशीर्वाद, बी है आशीर्वाद, सी है आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है माघ, बी है भारवी, सी है कालिदास, डी है भास। तो मेघदूत किसकी रचना है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी कालिदास। कालिदास की और कौन कौन सी रचना है? तो मेघदूत हो गया और
अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है? प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 2, सी है 4, डी है 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग कितने हैं? तो 2 हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है कर्मधारय और डी है बहुब्रीहि समास। तो रेखांकित में कौन सा समास होगा? तो होगा तत्पुरुष समास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 37 है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, तो इसमें संभावना व्यक्त की गई है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संकेतवाचक, बी है विस्मयवाचक, सी है संदेशवाचक, डी है विधानवाचक। ठीक है, तो जब संभावना व्यक्त की जाती है तो इसमें क्या होता है? संदेह होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेशवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है उपर्युक्त, बी है उपर्युक्त, सी है उपरोक्त, डी है उपरोक्त, रिपीट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39, सुगम शब्द का विलोम क्या होगा? सुगम शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म, बी है विषाद, सी है दुर्गम, डी है नीरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम। ठीक है, सुगम का विलोम क्या होगा? दुर्गम हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए है गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है यण संधि, डी है वृद्धि संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। ठीक है, अगला है जयशंकर प्रसाद की रचना है, निम्न में से कौन सी एक जयशंकर प्रसाद की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कामायनी, बी है साकेत, सी है प्रिय प्रवास, डी है पल्लव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। ठीक है, साकेत मैथिली शरण का है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, ये किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कबीरदास, बी है रहीमदास, सी है सूरदास, डी है नंददास। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय किसकी रचना है? कबीरदास की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, दमक का तुकांत शब्द है। दमक का तुकांत शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कदम, बी है तरस, सी है धमक, डी है हृदय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की रचयिता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, बी है मनु भंडारी, सी है मीराबाई, डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सबको पता है झांसी की रानी ये किसकी रचना है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45, उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, बी है भास, सी है सूरदास, डी है पाणिनि।
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी, रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। संस्कृत लेखन का दोष है। ठीक है, संस्कृत लेखन का कौन सा दोष है? ऑप्शन नंबर ए है लेखन है तो अधूरी जानकारी। ठीक है। बी है लेखन में जल्दबाजी। सी है अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान ना होना। डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन बताए थे आपको कौन कौन से होते हैं, य, र, ला और वा। तो इनमें से कौन सा दिया है? तो रा दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 2, सी है 4, डी है 3। तो अगर साधारण रूप से देखें तो व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है। कितने व्यंजन होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 3, सी है 5, डी है 7। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ए। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ऊष्म व्यंजन है तो निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है सा, सी है ला, डी है या। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है मंगल घट, बी है विश्व वेदना, सी है ध्रुव स्वामिनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 52 है मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य क्या है? मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पंचवटी, बी है इरावती, सी है प्राणार्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। ऑप्शन नंबर ए है कुकुरमुत्ता, बी है प्रहलाद, सी है यामा, डी है रेणुका। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामा। ठीक है। कुकुरमुत्ता की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, प्रहलाद लाला श्रीनिवास दास की है और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदुस्तान, बी है सरस्वती, सी है गीतांजलि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक दिन, बी है मेरी भारत यात्रा, सी है क्या भूलूं क्या याद करूं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या भूलूं का याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की एक प्रमुख आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 56 है गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचनाएं हैं?
ऑप्शन नंबर ए है बिहारी, बी है नागार्जुन, सी है धर्मवीर भारती, डी है प्रेमचंद। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद्र। धर्मवीर भारती की कौन सी रचना है? तो ठेले पर हिमालय इनकी प्रमुख रचना है। बिहारी की बिहारी सतसई एकमात्र रचना है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है, अर्थात वो कौन सी सामग्री हैं जिनका पाठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समाचार पत्र, बी है पत्रिकाएं, सी है संदर्भ पुस्तकें, डी है उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों में से सभी पाठ्य सामग्रियां हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दिनकर, बी है तुलसीदास, सी है कबीर, डी है सूरदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। कबीरदास की उलटबासियों में कौन सा रस पाया जाता है? तो अद्भुत रस पाया जाता है। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59। परिमल काव्य के रचयिता थे। परिमल काव्य के कौन रचयिता थे? ऑप्शन नंबर ए है कबीर, बी है बाबू गुलाब राय, सी है महादेवी वर्मा, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परिमल काव्य किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर बाबू गुलाब राय की बात करें तो मेरी असफलताएं इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60। पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र ये रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी है वाजपेयी जी, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है मिश्रा जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पंचपात्र किसकी रचना है? श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की क्लास। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो कृपया क्लास को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।